Hi guys, this is Dr. Krishan from Team PG Vyas. Here in this video, we'll discuss the obstructive sleep apnea. You must be knowing this is very important topic in the subject of respiratory medicine, and it is very given in a very good way, presented in a very good way for MBBS student point of view in Harrison's. So must go through this whole full respiratory medicine in Harrison is written brilliantly. So we'll discuss obstructive sleep apnea. It is very important for NEET PG, FMG as well as final MBBS exam, theory and viva both. Guys, do try to see my book Agaz Exam Preparatory Manual for Final MBBS Student. That is very good book for exam revision for final MBBS exams. Obstructive sleep apnea we will discuss under the four headings. First, pathophysiology. Second, risk factor. Third, diagnosis. Fourth, treatment. Pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का होता क्या है, मतलब आपके रेस्पिरेटरी वे में आप मतलब सो रहे थे तो उसमें कुछ आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कैसे आ गया, कुछ हमने भर बाहर से ले लिया अंदर डाल दिया उससे आ गया, या तो फिर मतलब कि कुछ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसी में कुछ ग्रोथ निकल गया और वो ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगा, तो ऐसे तो पैथोफिजियोलॉजी क्या हो जाएगा डी का, ड्यू टू फैट डिपोजिशन दैट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव इन रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, अब क्या होता है ड्यूरिंग स्लीप, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो ब्राउन से इसमें मेंशन है, ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है, लंग ब्रेथ ऑन इट्स ड्यू टू इनपुट ऑफ मेडुला, ये आपने प्लांट सॉरी एनिमल फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि लंग्स ब्रेथ ऑन इट्स ऑन ड्यू टू मेडुला का एक्शन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी। और फिर नो एयर इज गेटिंग इन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो एयर नहीं आ रहा है अंदर ना, तो एयर नहीं आ रहा है तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो O2 क्या होता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है और रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। ठीक है ना, ये पैथोफिजियोलॉजी है। और मैं एक चीज़ आपसे और भी बोलूँगा, जब आप फाइनल एग्जाम में आंसर्स लिखते हो तो पैराग्राफ मत उतारा करो, एग्जाम्स में आंसर जो लिखते हो ऐसे ही जैसे मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है ना एल्गोरिथम में, ऐसे ही आंसर लिखा करो, पढ़ना भी इजी होता है और प्लस आपको बहुत कहानी नहीं लिखनी होती है, आप लिमिटेड क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेशन होता है प्लस नॉलेज भी लिमिटेड होता है ना, इतने टॉपिक्स हैं इतने सब्जेक्ट हैं तो आप कैसे सब कुछ याद रखोगे, तो इससे क्या होता है, लगता है कि आंसर बहुत बड़ा है, एक ये भी अच्छा इनपुट आता है, प्लस आप जो भी लिख रहे हो आप आंसर शीट के सेंटर पेजेस में ये सब लिखते जाओ और साइड में फोटोज कुछ रिलेवेंट बनाते जाओ, तो इससे प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है कि आप पूरी मतलब बुक वे में लिख रहे हो, स्टैंडर्ड वे में लिख रहे हो, आपको मतलब केवल मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक एस्पेक्ट आपको पता है, आप मतलब पैथोफिजियोलॉजी सब कुछ मतलब अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छा है, आर्टिस्टिक स्किल आप में अच्छी है, ज़्यादा ऐसे कि नहीं बहुत अच्छे डायग्राम्स नहीं होने चाहिए, बस समझ आ जाने चाहिए इतने डायग्राम्स, ज़्यादा डायग्राम्स को कलर वगैरह करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कलर कर लो दैट विल बी एडेड ऑन, बट आप पूरे पेपर खत्म करके कलर करो ना, नहीं तो कलर करने के चक्कर में एक क्वेश्चन से उठाएगा दैट विल नॉट बी यूजफुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि सिग्नल ब्रेन पे जाता है, सिग्नल ब्रेन पे जाता है तो ये क्या करता है, ब्रेन इट कॉजेज ब्रेन अराउज आउट ऑफ स्लीप, तो ब्रेन क्या होता है मतलब मेडुला में सिग्नल गया तो ब्रेन बोलेगा मतलब समथिंग फिश इज गोइंग ऑन, तो पर्सन उठ जाता है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है ना, द एयर कमिंग देन फिर क्या होता है कि अब देखो पर्सन जग गया तो एयर फिर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ब्रेन को जाता है और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जाता है, एयर हवा आने लगता है, एयर स्टार्ट्स कमिंग, द एयर कमिंग देन सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स सेंड टू ब्रेन एंड देन पेशेंट फिट्स हो जाता है। अब पेशेंट फिट्स हो जा तो फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ क्योंकि एयर आ नहीं रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया है तो कंप्लायंस रेसिस्टेंस बढ़ गया तो फिर उसको फिर सिग्नल सेंड होता है मेडुला का, फिर पर्सन उठ जाता है, तो मतलब ये साइकिल रात भर में चलती रहती है। तो यही है पैथोफिजियोलॉजी, आप देखोगे तो मतलब ये अवेक राइज ये पैटर्न जो होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन का पैटर्न, यही जो हम बोलते हैं कि ऑसिलेटिंग पैटर्न हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड चीज डिस्कस करेंगे, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है सुपाइन स्लिप, सुपाइन नॉर्मली हम लोग सुपाइन में ही मोस्टली लोग सोते हैं। आरईएम स्लिप में ये क्या होता है कि आरईएम स्लिप में बॉडी पैरालाइज हो जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी पैरालाइज हो जाता है तो ये जो इंसिडेंट है उसकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल्स भी है, दो मसल्स भी हैं दैट कीप रेस्पिरेटरी पाथवे ओपन, वो भी बॉडी पैरालाइज हो जाए तो दिस ऑल्सो इंक्लूड मसल्स दैट कीप रेस्पिरेटरी पाथवे ओपन, तो पैरालाइज हो गया तो वो क्लोज हो, तो मतलब ये थोड़े से मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट बढ़ जाते हैं। मेल और फीमेल में क्या रेशियो है, मेल और फीमेल में
4 टाइम्स फीमेल में कॉमन है, 1 टाइम 4:1 का रेशियो है मेल इज टू फीमेल में, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मेन स्टोर फैट मोर इन नेक, ये आपका वुमेन कैच अप टू मेन आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज में वुमेन में इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी 10 to 14 टाइम्स रिस्क इंक्रीज कर देते, जैसे 10% इंक्रीज इन बॉडी वेट तो 6 टाइम्स इंक्रीज ओवर 4 ईयर्स। BMI, नेक साइज, वेस्ट टू हिप रेशियो, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। रेस का क्या रोल है, वाइट में 4.9% इंक्रीज, नॉन वाइट में 16.3%, एशियन में इंक्रीज। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ये क्या करता है कि ये स्लिप मेडिकेशन से इम्प्रूव हो जाता है, स्लिप, इसमें एलर्जिक राइनाइटिस, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट ENT वाले हम करेंगे। और देखो जेनेटिक फैक्टर क्या है कि 1 डिग्री रिलेटिव तो इंक्रीज प्रेवलेंस फ्रॉम मोर देन 2% to 86%, ठीक है ना। जैसे वन प्राइमरी रिलेटिव जो होते हैं तो ब्रदर सिस्टर्स वगैरह, ठीक है ना। अब इसमें एज का क्या रोल है, जैसे एक एज 50 to 59 आके सेचुरेशन हो जाता है, वैसे इंक्रीज होता है प्रेवलेंस। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, नॉक्टर्नल ऑक्सीमेट्री करेंगे, मॉनिटर O2 वाइल स्लीपिंग, ठीक है ना। तो हमें ऐसा कुछ कर्व मिलेगा, बेसलाइन मोर देन 90 और पेशेंट डजंट नीड, अगर बेसलाइन मोर देन 90 है तो पेशेंट डजंट नीड सप्लीमेंटिंग O2। और पॉलीसोमनोग्राम होता है, आपको पता होगा स्लीप मेडिसिन की सबसे पहली सेंटर इंडिया में PMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, मेरी मदर इंस्टीट्यूट में आया था। तो स्लीप मेडिसिन का बेसिकली इंडिया में जो ओरिजिन है वो इसी इंस्टीट्यूट सफदरजंग हॉस्पिटल से हुआ है। तो पॉलीसोमनोग्राम में हम क्या करते हैं, EEG, सबसे पहले EEG देखते हैं, डिफरेंट लीड्स होता है तो इसमें स्टेजेस बताता है, एक है N1 N2 N3 REM, ये सब स्टेज बताता है। इसके बाद EOG, आई मूवमेंट देखते हैं टू डिटरमाइन REM स्लिप। EKG, हार्ट रेट देखते हैं, सेचुरेशन देखते हैं, ठीक है ना, और फ्लो, ठीक है ना, और EMG लीड, ये सब देखते हैं। फिर अब देखो सेंट्रल एप्निया डिफरेंट, सेंट्रल एपनिया इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, आपको पता होगा। सेंट्रल AHI क्या होता है, अपनिया एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। एपनिया मतलब स्टॉप ब्रीदिंग फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड, हाइपोपनिया क्या है, ऑलमोस्ट स्टॉप ब्रीदिंग फॉर 10 सेकेंड। एपनिया ऑलमोस्ट स्टॉप, मतलब हाइपोपनिया में ऑलमोस्ट स्टॉप, इसमें स्टॉप ब्रीदिंग फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड। फ्लो नॉट स्टॉप बट डिमिनिश टू पॉइंट व्हेन सच ऑक्सीजन सैचुरेशन, फ्लो आता है हाइपोपनिया में बट कम आता है, जिसकी वजह से सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज हो जाता है। एपनिया में क्या है, स्टॉप ब्रीथिंग। AHI क्या होता है, आउट ऑफ टोटल स्लीप, आउट ऑफ टोटल स्लीप, ठीक है ना। तो एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स जो होता है वो आउट ऑफ टोटल स्लीप, अगर पर आवर में 0 to 5 आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल, अगर 5 से 15 आ रहा है देन दैट इज माइल्ड, और 16 से 30 आ रहा है तो मॉडरेट है, और मोर देन 31 मतलब 31+ है तो सीवियर है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, CPAP बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसका। ये क्या है कि डिक्रीज एडवांटेजेस उतना यूजफुल ये नहीं है अगर हाई BP है, CAD है, ठीक है ना, इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इसके बाद देखिए डिक्रीज एडवांटेजेस, ठीक है। एयरवे, इसमें क्या है, CPAP में वो मतलब वो क्या है, मसल पैरालाइज हो गया है और वो फैट एकम्युलेटेड है, तो वो CPAP पॉजिटिव प्रेशर देके उसको ओपन रखेगा, ठीक है। अब नेजल CPAP, फुल फेस CPAP और नेजल CPAP, और फिर क्या है 5 सेंटीमीटर O2 जो प्रेशर मेंटेन करते हैं हम, 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O टू 20 सेंटीमीटर H2O यूज करते हैं। डेंटल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूज इन माइल्ड टू मॉडरेट स्लीप एपनिया, डेंटल डिवाइस टंग वो खींच के रखेगा तो मतलब यूज, जिससे वो पूरा ओपन रहेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना पूरा ओपन करके रखेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द स्लीप एपनिया।